सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 12 चैप्टर 9 जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो चलिए देख लेते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 9.1 पर्सनालिटी, इट्स डेफिनेशन एंड टाइप्स। तो 9.1 में हम पर्सनालिटी का मीनिंग देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसके टाइप्स के बारे में समझेंगे। 9.2 मोटिवेशन, इट्स टाइप एंड टेक्निक्स। 9.5 एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड इट्स टाइप। तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पर्सनालिटी की। अगर आप पर्सनालिटी को समझना चाहते हैं तो आपने साउथ की एक मूवी देखी होगी अपरिचित, जिसमें एक इंसान के अंदर अलग अलग पर्सनालिटी स्टे करती हैं। अब हम बात करेंगे पर्सनालिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं पर्सनालिटी के बारे में। पर्सोना इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एंड मीन्स अ मास्क। सो बेसिकली पर्सोना वर्ड जो है वो एक लैटिन शब्द से निकला है जिसका मतलब होता है एक मास्क। जनरली लोग पर्सनालिटी को एक इंसान की फिजिकल अपीयरेंस से जज करते हैं कि एक इंसान दिखने में कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, उसका वेट कैसा है। बट एक्चुअल में फिजिकल एजुकेशन में पर्सनालिटी काफ़ी अलग तरीके से बताई गई है। पर्सनालिटी के 4 डायमेंशन है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशन। जब ये सारी चीज़ें एक इंसान में देखी जाती हैं तो हम फिर पर्सनालिटी को जज करते हैं। साइड में मैंने एक इमेज लगाई हुई है, ये साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं जिनका नाम है महेश बाबू। तो आप जज कर पा रहे होगे कि इनकी पर्सनालिटी कितनी सुपर्ब लग रही है, इनका ड्रेसिंग सेंस, इनकी कैरिंग स्टाइल, इससे हम पर्सनालिटी को जज करते हैं। सो पर्सनालिटी को जज करने के लिए हम फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, उसके साथ साथ बाकी सारे डायमेंशंस भी देखे जाते हैं। तो चलिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। पर्सनालिटी इज द एसिमिलेशन ऑफ क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन दैट रिफ्लेक्ट थ्रू हिज हर बिहेवियर। पर्सनालिटी जो है क्वालिटीज़ का एसिमिलेशन है, यानी कि क्वालिटीज़ को एक साथ लेके देखना, उसी के साथ साथ एक इंसान किस तरीके से अपना बिहेवियर शो करता है, ये सारी चीज़ें एक इंसान की पर्सनालिटी को दर्शाती हैं। सो जब कभी भी हम पर्सनालिटी को देखते हैं तो सारे डायमेंशंस को देखना ज़रूरी हो जाता है। तो इतनी देर से हम डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मेनली 4 डायमेंशंस के बारे में आपको बताया गया है। फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन। अब हम इन सब के बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे। डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी। फिजिकल डायमेंशन, तो जब कभी भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं फिजिकल अपीयरेंस को कि एक इंसान दिखने में कैसा है। वही चीज़ फिजिकल डायमेंशन में आ जाती है। इसमें हम चेक करते हैं कलर ऑफ स्किन, हाइट, वेट, क्लोथ्स एक्सेट्रा। प्रॉपर डाइट लेने से एक इंसान की फिजिकल अपीयरेंस काफ़ी बेहतर हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है। सो फिजिकल डायमेंशन में एक इंसान का आउटर अपीयरेंस काउंट होता है। नेक्स्ट, मेंटल डायमेंशन। एक इंसान दिमाग से किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करता है और फिर रिएक्ट करता है, ये सारी चीज़ें मेंटल डायमेंशन में आ जाती हैं। पर्सन थॉट्स, ओपिनियंस, एबिलिटी टू आर्ग्यू, नॉलेज एक्विजिशन, एक्सपीरियंस, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कम्स इन मेंटल डायमेंशन। सो आई होप स्टूडेंट आप सभी ने मनी हीस्ट देखी होगी और प्रोफेसर के बारे में आप सभी जने जानते होंगे किस तरीके से ये प्लान्स बनाते हैं और प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं। सो जो इनका थिंकिंग प्रोसेस है, जिस तरीके से ये अपनी पर्सनालिटी को मनी हीस्ट में दिखाते हैं, वो चीज़ मेंटल डायमेंशन में आ जाती है क्योंकि ये अपने दिमाग का काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, सोशल डायमेंशन। तो आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी कि किस तरीके से जो टीचर होते हैं वो ईशान की मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं पढ़ाई में अच्छा अचीव करने के लिए। सो यहाँ पर सोशल डायमेंशन को दिखाया जा रहा है कि एक इंसान सोसाइटी में कितने आराम से एडजस्ट हो जाता है, कितने आराम से अपने आसपास के लोगों को कंफर्ट फील कराता है। ये सारी चीज़ें सोशल डायमेंशन में आ जाती हैं। तो पर्सन बिहेवियर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, cooperation, aptitude and social environment. Each person is born with certain innate quality. तो हर एक इंसान के अंदर अपनी खुद की क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन वो इंसान जो सोसाइटी के साथ काफ़ी इजीली एडजस्ट कर लेता है, उनके साथ कोऑपरेट करके चलता है,
उसका सोशल डायमेंशन काफ़ी अच्छा होता है। लास्ट वन इज इमोशनल डायमेंशन। इसमें फीलिंग्स और थॉट्स देखे जाते हैं कि एक इंसान स्पोर्ट्स खेलते समय कितना कंट्रोल करता है अपने इमोशंस पे। तो आपने यहाँ पर एक मूवी देखी होगी चैन कुली की मैन कुली, जिसमें एक बच्चा जो है अपने बैट टूट जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है कि मैं अब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद उसको समझाया जाता है कि तुम्हारी एबिलिटी तुम्हारे अंदर है, तुम्हें बाहर की चीज़ों पे डिपेंड नहीं रहना है। सो जैसे ही ये चीज़ इस बच्चे को सिखाई जाती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और अपना बेहतरीन प्रदर्शन देता है स्पोर्ट्स में। सो यहाँ पर जब हम स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए अपने इमोशंस पे, और हमें इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए ही खेलना चाहिए। सो जब एक इंसान अपने इमोशंस पे कंट्रोल करता है सक्सेसफुली तो उसकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, और ये भी माना जाता है कि उसकी इमोशनल डायमेंशन काफ़ी अच्छी है। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी को दो इंसानों ने डिफाइन कर रखा है। फर्स्ट वन इज शेल्डन एंड सेकंड वन इज जंग। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हम देखेंगे पर्सनालिटी का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। शेल्डन क्लासिफिकेशन। तो जो शेल्डन है उन्होंने एक इंसान की फिजिकल अपीयरेंस कैसी है उस चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने पर्सनालिटी को क्लासिफाई करा है। इसको हम सोमैटोटाइप्स के नाम से भी जानते हैं। शेल्डन क्लासिफिकेशन। शेल्डन ने पर्सनालिटी को 3 तरीके से डिवाइड करा है। फर्स्ट वन इज एंडोमॉर्फ, सेकंड वन इज मीजोमॉर्फ एंड थर्ड वन इज एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ में वो लोग आते हैं जिनकी छोटी टांगे होती हैं, आर्म्स भी छोटे होते हैं। ये पीपल जो होते हैं वो थोड़े राउंड टाइप में होते हैं। सो वेट गेन काफ़ी इजीली हो जाता है। उसी के साथ साथ ऐसे लोगों के लिए सबसे बेस्ट ये रहता है कि वो वेट लिफ्टिंग में चले जाएं या पावर लिफ्टिंग में चले जाएं। एंडोमॉर्फ पीपल के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्टोमॉर्फ में एंडोमॉर्फ के टोटली अपोजिट पीपल आते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी पतली होती है। इनकी बॉडी में फैट डिपोजिशन कम से कम होता है। इनका मेटाबॉलिक प्रोसेस काफ़ी तेज होता है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्किनी दिखते हैं। उसी के साथ साथ इनका जो बॉडी फ्रेम है वो काफ़ी वीक होता है। इनकी एंड्योरेंस कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। इनके लिए सबसे बेस्ट ये रहता है कि ये मैराथन जैसी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करें, बिकॉज स्किनी बॉडी होने की वजह से ये काफ़ी क्विकली भाग सकते हैं। उसी के साथ साथ इनका एंड्योरेंस पावर काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट मीजोमॉर्फ जो होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट इंसान होते हैं जिसमें बॉडी वेट बिल्कुल एक्यूरेट होता है। इनकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी वेल बिल्ट होती है और अट्रैक्टिव बॉडी होती है। इनके जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉड होते हैं एज कम्पेयर टू वेस्ट। उसी के साथ साथ इनकी एथलेटिक बॉडी होती है। सो आई होप गाइज आपको शेल्डन का क्लासिफिकेशन समझ आया होगा। एंडोमॉर्फ वो होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फैटी होते हैं। उसी के साथ साथ एक्टोमॉर्फ वो होते हैं जिनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा थिन होती है, स्किनी होती है। और मीजोमॉर्फ वो होते हैं जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बैलेंस्ड है, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला। नेक्स्ट जंग क्लासिफिकेशन। सो साइकोलॉजिस्ट जंग ने पर्सनालिटी को 3 तरीके से डिवाइड करा है। फर्स्ट वन इज इंट्रोवर्ट, सेकंड वन इज एक्सट्रोवर्ट एंड थर्ड वन इज एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो अपने आप में रहना पसंद करते हैं। ये अकेला रहना चाहते हैं। ये अपने ही थॉट्स में काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा शाई नेचर के होते हैं। प्लस ये सोशली एक्टिव नहीं होते हैं, इसीलिए ये लोगों के साथ कॉन्टैक्ट नहीं बना पाते हैं। नेक्स्ट वन एक्सट्रोवर्ट पीपल वो होते हैं जो इंट्रोवर्ट के टोटली अपोजिट होते हैं। इनका दिल बहुत बड़ा होता है, ये बहुत बहादुर होते हैं। ये किसी से भी काफ़ी इजीली इंटरेक्ट कर लेते हैं। इनको किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं होता है। ये अपनी लाइफ स्ट्रेस फ्री जीते हैं। उसी के साथ साथ ये काफ़ी तेज़ी से डिसीजन ले लेते हैं और उसको लागू भी कर देते हैं। इनके फ्रेंड्स काफ़ी इजीली बन जाते हैं। ये अपनी फीलिंग को खुल के एक्सप्रेस करते हैं, प्लस दूसरे लोगों के साथ भी काफ़ी इजीली इंटरेक्ट कर लेते हैं। तो ये सोशली एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट एम्बीवर्ट पीपल वो होते हैं जिनके अंदर आपको दोनों के ट्रेट देखने को मिलेंगे। इनमें इंट्रोवर्ट के भी ट्रेट होते हैं प्लस एक्सट्रोवर्ट की भी ट्रेट होते हैं। ये लोग दोनों ही ट्रेट को शो करते हैं। सो स्टूडेंट आई होप आपको समझ आया होगा जंग का क्लासिफिकेशन। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो अपने आप में रहना चाहते हैं, ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं। एक्सट्रोवर्ट पीपल वो होते हैं जो खुल के अपनी बातों को शेयर करेंगे और टोटली अपोजिट होते हैं इंट्रोवर्ट के। एम्बीवर्ट वो लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों होंगे और अपनी फीलिंग्स को काफ़ी इजीली एक्सप्रेस भी कर देते हैं और कभी कभार उन्हें झिझक भी होती है। सो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एम्बीवर्ट में शो होंगे। नेक्स्ट
बिग 5 फैक्टर पर्सनालिटी थ्योरी। इसमें 5 फैक्टर आते हैं। फर्स्ट वन इज ओपननेस, सेकेंड वन इज एक्स्ट्रावर्जन, थर्ड वन इज कॉन्साइंटियसनेस, फोर्थ वन इज एग्रीएबलनेस, फिफ्थ वन इज न्यूराटिज्म। नेक्स्ट ओपननेस। ओपननेस में ओपन माइंडेड लोग आते हैं जो किसी भी न्यू थॉट पे इजीली बिलीव कर लेते हैं। प्लस ये लोग काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और इनका नेचर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होता है। इनको नई चीज़ें जानना, नए दोस्त बनाना काफ़ी अच्छा लगता है, तो वो लोग ओपननेस की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट कॉन्साइंशियसनेस। ये वो लोग होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं और काफ़ी समझदार होते हैं। इन पे आप भरोसा कर सकते हो। ये सेल्फ डिसिप्लिन लोग होते हैं और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट एक्स्ट्रावर्जन। ये लोग काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। उसी के साथ साथ इनके काफ़ी इजीली फ्रेंड्स बन जाते हैं और ये काफ़ी इजीली अपनी बात को कन्वे कर देते हैं। नेक्स्ट एग्रीएबलनेस। ये वो लोग होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लविंग होते हैं, काइंड होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो उनकी फीलिंग्स की कदर करते हैं। तो ये सारे इंसान एग्रीएबलनेस में आते हैं। लास्ट वन इज़ न्यूराटिज्म। न्यूराटिज्म में वो लोग आते हैं जो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, जिनके इमोशंस जो हैं उनके कंट्रोल में नहीं हैं। वो अभी कुछ और हैं, देर बाद वो कुछ और हो जाएंगे। सो उनके जो इमोशंस हैं वो अनस्टेबल हैं। सो हम इस वीडियो में मोटिवेशन के बारे में समझेंगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक छोटी सी चींटी जब दीवार पे चढ़ रही होती है तो उसको काफ़ी परेशानियां होती है, उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, लेकिन वो हार नहीं मानती जब तक वो उस दीवार पे चढ़ नहीं जाती है। सो ये कहा जा सकता है कि अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो चींटी हार नहीं मान रही है, क्योंकि वो फुल्ली मोटिवेटेड है। सो ये एक एग्जाम्पल था मोटिवेशन का। इसी के साथ साथ मैं एक और मोटिवेशन का एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जब एक छोटा सा बच्चा साइकिल चला रहा होता है तो वो इतनी बार गिरता है, इतनी चोट लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानता जब तक उसको साइकिल चलाना आ नहीं जाता है। सो इसी को हम मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिवेशन की यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिंगर, मोटिवेशन इज एन इंस्पिरेशन फ्रॉम विद इन दैट ड्रॉज अस टुवर्ड्स आवर गोल। मोटिवेशन एक इंस्पिरेशन है जो हमें अपने गोल्स की तरफ ले जाती है। उसी के साथ साथ एक और डेफिनेशन दे रखी है, अ पावर दैट इंस्पायर अ पर्सन टू डू समथिंग। ये एक ऐसी शक्ति है जो लोगों को इंस्पायर करती है कुछ करने के लिए, उसी को हम मोटिवेशन बोलते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। मोटिवेशन के बेसिकली 2 टाइप होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। हम इन दोनों के बारे में डिटेल में समझेंगे। इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक ऐसा मोटिवेशन होता है जो आपके अंदर से आता है। जब तक आपका गोल अचीव हो नहीं जाएगा ना, तब तक आप हार नहीं मानोगे। आपको अपने गोल को पूरा करते समय भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही होगी। इसी को हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गरीब घर की लड़की है जो मेहनत कर रही है यूपीएससी एग्ज़ाम निकालने के लिए। वो उसके अंदर से मोटिवेशन है कि वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहती है, अपने आप को पॉवर्टी से दूर रखना चाहती है। तो ये चीज़ जो अंदर से आवाज़ आती है, उसी को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। सो मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगी। आपने भाग मिल्खा भाग वाली मूवी में देखा होगा कि वो कितनी डेडिकेशन के साथ अपना फोकस एक तरफ कंसंट्रेट करते हैं कि इस बार उन्होंने जीतना ही है। तो ये चीज़ उनके अंदर से आई, तो ये एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। It is related to natural desire, needs and nature of a person. A person does a particular work because doing the task make him her happy. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब एक इंसान वो टास्क को कर रहा होगा तो उसे खुशी हो रही होगी। वो सिर्फ रिवॉर्ड पाने के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि कि खुशी के लिए वो काम कर रहा है। So this help to keep up the interest till end of the task. तो इंसान का इंटरेस्ट बरकरार रहता है जब तक वो टास्क ख़त्म नहीं हो जाता है, जब तक वो अपने गोल को अचीव नहीं कर लेता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इसमें जो इंसान होता है वो आउटर फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। हो सकता है कि उसको रिवॉर्ड का लालच हो या फिर वो ज़्यादा मार्क्स लाना चाहता हो, तो अपने गोल को अचीव करने के लिए वो आउटर फैक्टर पे डिपेंड करता है। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो फैक्टर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि वो फेम पाना चाहता हो, ट्रॉफीज़ के लिए ऐसा कर रहा हो, या कैश प्राइज़ हो, डिग्निटी के लिए ऐसा कर रहा हो। तो कोई भी कारण उसका हो सकता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंसान इंट्रिंसिक मोटिवेशन से ज़्यादा अच्छा कर
पाता है और ज़्यादा देर तक टिका रहता है, जबकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती है। सो हम क्लियरली बोल सकते हैं दैट इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज मच बेटर देन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट टॉपिक, टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से मोटिवेशन किया जा सकता है और मोटिवेशन किस तरीके से प्लेयर्स को हेल्प करता है। फर्स्ट, नोइंग द प्लेयर। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप स्पोर्ट्स में प्लेयर के बैकग्राउंड को जान लें, तभी आप उसको काफ़ी अच्छे से मोटिवेट कर पाएंगे। अगर एक प्लेयर ऐसा है जिसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो काफ़ी पुअर है, तो आप उसकी फैमिली को लेके उसको मोटिवेट कर सकते हैं। वहीं पे अगर एक प्लेयर बी है जो काफ़ी अच्छा कमा रहा है, अपनी लाइफ में सेटल है, तो आप उसको किसी और फैक्टर को लेते हुए मोटिवेट करेंगे, बिकॉज मनी से वो मोटिवेट नहीं होगा। सो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप प्लेयर के बैकग्राउंड को प्रॉपर्ली एनालाइज करें, तभी आप तरीके से उन्हें मोटिवेट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज गोल सेटिंग। नेक्स्ट, गोल सेटिंग। मोटिवेशन हेल्प करता है प्लेयर को गोल सेट करने में। प्लेयर अपने गोल्स बनाता है, पहले शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म, और उसको धीरे धीरे अचीव करता है। लॉन्ग टर्म गोल के लिए मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, तभी लॉन्ग टर्म गोल अचीव हो पाते हैं। नेक्स्ट, हेल्दी इन्वायरमेंट। एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्लेयर को मोटिवेट करता है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। अगर एक प्लेयर को सारी सुविधा मिल रही है तो वो हमेशा मोटिवेटेड फील करेगा और अपना 100% देगा। सो एक हेल्दी इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट, प्रेज एंड कमेंट। अगर एक प्लेयर को प्रेज़ करा जाता है, उसको कमेंट करा जाता है, तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता है और अपना 200% देने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपटीशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपनी असली कैपेसिटी को चेक कर पाएंगे और बेहतर प्रदर्शन दे पाएंगे। नेक्स्ट, रिवॉर्ड, सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफीज़। ये सारी चीज़ें एक प्लेयर को मोटिवेट करती हैं ताकि वो अपना 100% दे सके। मोटिवेशनल म्यूज़िक। तो मोटिवेशनल म्यूज़िक तो सबने सुने ही होंगे। जैसे ही हम उन म्यूज़िक को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक जुनून सा आ जाता है, एक इंस्पिरेशन आ जाती है और हमारा मन करता है अपने गोल्स को अचीव करने का। तो ये म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं आपके गोल्स को अचीव करने में। नेक्स्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड। बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने गोल्स को लेके काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हों, तभी आप काफ़ी अच्छे से 100% दे पाएंगे और अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट, रोल ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। मास मीडिया प्लेयर्स के बारे में पब्लिक को बताती है और प्लेयर भी धीरे धीरे करके काफ़ी फेमस होने लग जाता है, लोग उसको जानने लग जाते हैं, जो कि प्लेयर को काफ़ी मोटिवेटेड फील कराता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मास मीडिया अपना रोल काफ़ी अच्छे से निभाए और लोगों को और प्लेयर्स को मोटिवेट करती रहे। नेक्स्ट, स्पेक्टेटर्स। सो स्पेक्टेटर्स वो लोग होते हैं जो चीयर करते हैं। सपोज़ एक प्लेयर खेल रहा है फील्ड में, साइड से चीयरिंग हो रही है कि तुम बेहतर कर सकते हो, तो उस प्लेयर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल आ जाती है कि मैं करके दिखा सकता हूँ, मेरे अंदर एक जुनून है, मैं जीत सकता हूँ इस गेम को। तो एक इंसान के चीयर करने से, अच्छे वर्ड्स बोलने से प्लेयर को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है और वो काफ़ी बेहतर अपने स्पोर्ट्स में कर जाता है। सो स्पेक्टेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे। सो यहीं पे ये टॉपिक डन हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एग्रेशन के बारे में। एग्रेशन आपने सुना होगा, कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, एक्सट्रीम लेवल हो जाता है, उसी को हम एग्रेशन बोलते हैं। काइंड ऑफ बिहेवियर दैट कॉज हार्म और डैमेज टू पीपल और प्रॉपर्टी इज नोन एज एग्रेशन। यानी कि एक ऐसा बिहेवियर जो कि लोगों को चोट पहुंचाता है या प्रॉपर्टी को चोट पहुंचाता है, उसी को हम एग्रेशन बोलते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, स्पोर्ट्स पर्सन जब खेल रहे होते हैं तो उनके बीच में भी एग्रेशन देखने को मिलता है। टाइप ऑफ एग्रेशन। एग्रेशन के टोटल 3 टाइप होते हैं: हॉस्टाइल एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन एंड असर्टिव बिहेवियर। हम इन तीनों को काफ़ी डीपली एनालाइज करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट, हॉस्टाइल एग्रेशन। इसमें लिविंग बीइंग्स को चोट पहुंचाने के लिए इंटेंशनली उनको हार्म पहुंचाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कबड्डी खेल रहे होते हैं तो कबड्डी में जो रेडर होता है, जब उसको पकड़ लिया जाता है तो कोशिश करी जाती है कि वो दूसरे पाले में ना जाए, चाहे उसके साथ कितनी भी जोर ज़बरदस्ती करनी पड़े, उसको चोट लग जाए, तो सामने वाली टीम जो है इंटेंशनली उसको रोकने की, उसको दबोचने की, उसको हार्म करने की कोशिश करती है। तो ऐसा एग्रेशन आपको कबड्डी और काफ़ी स्पोर्ट्स में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इसका सबसे पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल एक फुटबॉल प्लेयर है जो आगे बढ़ता जा रहा है और वो सामने वाले प्लेयर से बॉल छीनने की कोशिश करता है। सो उसका ये मोटिव बिल्कुल भी नहीं था कि जब वो बॉल छीन रहा हो तो सामने वाले प्लेयर के चोट लग जाए, बल्कि कि उसका मोटिव ये था कि वो बॉल छीन के गोल कर दे ताकि वो अपनी टीम को जिता पाए। सो यहाँ पर दूसरों को हार्म करने का इंटेंशन बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट, एसर्टिव एग्रेशन। इसमें जो प्लेयर होता है वो फिजिकल और वर्बल फोर्स का यूज़ करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। इसका एम ये बिल्कुल नहीं होता कि सामने वाले प्लेयर को या लिविंग बीइंग को हार्म पहुंचाया जाए, बल्कि कि ये अपना डोमिनेंस शो करना चाहता है। तो हम ये समझ लेते हैं कि प्लेयर अपना एग्रेशन कैसे दिखाएगा। प्लेयर गुस्से में आ सकता है, शाउट कर सकता है, स्पिट कर सकता है, सामने वाले को मुंह से अपशब्द बोल सकता है। तो ये सारे तरीके, ताकि सामने वाला प्लेयर दब जाए, इन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है एसर्टिव एग्रेशन में। सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ एग्रेशन समझ आए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल के साथ जुड़ने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचती रहे। सो थैंक यू गाइज।